हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। तो स्वागत है सब बच्चों का आपके इस सीरीज में आईआईटी फिजिक्स क्वेश्चंस फॉर नीट 2026। गाइस आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन से टॉपिक की, दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू कि इसका एप्लीकेशन बहुत होता है। तो बच्चों आईआईटी के जो क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं मेंस और जे एडवांस के फॉर योर नीट, एंड दैट इज द ऑसम बेहतरीन सी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनको प्रैक्टिस करने के बाद हर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, हर बच्चे का माइंडसेट वैसा हो जाएगा। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि जब इन क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में अगर हमारे पास नए क्वेश्चन आ भी गए या फिर कुछ डिफिकल्ट से लेंथी से क्वेश्चन आ भी गए तो उनको टैकल करने के तरीके, मेथड, अप्रोच आपके पास होंगे, राइट? तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा सॉल्व करने का। तो देयर वी गो। और गाइस धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं इस सीरीज में। आज का जो टॉपिक है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन है, अलोंग विद द कॉन्सेप्ट हम सारे एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं जो बहुत ही ऑसम है, जिसके थ्रू सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और एक नंबर तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है गाइस, नए हो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ऑसम तरीके से सीरीज, एक नंबर सीरीज जो यूट्यूब पे आईआईटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रही है आप सब बच्चों के लिए। यू कैन फिजिक्स आप सब बच्चों के साथ है, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट भी समझ लेना, क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना और बहुत अच्छे से देख लेना। कहीं भी डाउट हो गया कमेंट करके आप पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखो पहला क्वेश्चन की अगर बच्चों में बात करूंगा तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है ये आपने रीड कर लेना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपने रीड करना है और रीड करने के बाद जो डेटा गिवन होता है ना उसको लिखना पड़ता है, और देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू अप्रोच द प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है। उसने बोला एक पार्टिकल है 4m मास का है। एक पार्टिकल है भाई आपके पास 4m उसका मास है और विच इज एट रेस्ट। इनिशियली ये पार्टिकल रेस्ट पे, इसकी जो वेलोसिटी है वो रेस्ट पे है, उसकी वजह से 0 है। और इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, और ये ब्लास्ट कर जाता है ना, जैसे पटाखे होते हैं ना, ब्लास्ट कर जाएगा और 3 पार्ट में ये ब्लास्ट करने के बाद ब्रेकआउट करेगा। फ्रैगमेंट्स इसके 3 बनेंगे। मतलब भाई एक पार्टिकल है, इससे 3 पार्ट में ये टूट जाएगा। सपोज करो एक पार्टी है, एक पार्टी है, एक पार्टी है, इसका मास कुछ m1, इसका मास कुछ m2, इसका मास कुछ m3, और इनकी स्पीड भी होगी v1 और इसकी v2 और इसकी कुछ स्पीड होगी v3। भाई ब्लास्ट कर रहा है तो 3 पार्ट बन गए इसके एक्सप्लोड करने के बाद। अब वो बोल रहे हैं कि वो जो 3 पार्ट बने उनका मोशन कैसा है। दिस इज इंपॉर्टेंट हियर इन दिस क्वेश्चन, राइट? एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं कि सर इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व होता है, तो यही तो मैं आपको बता रहा हूं कंसेप्ट को कैसे समझना। जब भी वो एक्सप्लोजन की बात करेगा ना बच्चों, याद रखना इन केस ऑफ एक्सप्लोजन ऑलवेज यूज मोमेंटम कंजर्वेशन। तो आपका जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक्सप्लोजन की कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आएगी, इट्स जस्ट लाइक एक्सप्लोड कर रहा है, कोई भी चीज है, रॉक है, कोई अदर पार्टिकल है, कुछ भी है वो एक्सप्लोड कर रहा है। तो इन द केस ऑफ एक्सप्लोजन मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आप हमेशा यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। यही क्वेश्चन हो या कोई भी हो, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? उसने बोला 2 फ्रैगमेंट्स ईच ऑफ मास m आर फाउंड टू मूव विद स्पीड v ईच इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इनमें से, इन 3 में से 2, पहले मैं एक x एक्सिस बना लेता हूं, एक y एक्सिस बना लेता हूं, एक z एक्सिस। इसमें से 2 जो फ्रैगमेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। सपोज करो एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ठीक है? समझ गए आप? और उसने बोला 2 फ्रैगमेंट ईच ऑफ मास m, हर एक का मास m है, यानी इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। यानी जो पहला पार्टिकल है m1 और जो दूसरा पार्टिकल है दोनों का मास m है। अगर m इनके पास गया तो 4 में से 2m थर्ड पार्टिकल के पास जाएगा ना, और ये दोनों के दोनों 90 डिग्री पे मूव कर रहे हैं, ये उसने क्लियरली बोला है। दे आर मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन आफ्टर एक्सप्लोजन। देन फाइंड द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन दिस एक्सप्लोजन। क्योंकि एक्सप्लोड हुआ है, 3 पार्टिकल बने हैं तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, सो वी हैव टू फाइंड द टोटल रिलीज्ड एनर्जी इन दिस एक्सप्लोजन। समझ गए? अब एनर्जी निकालनी है, पार्टिकल है, उनका मास भी है, वेलोसिटी भी है, हाफ mv स्क्वायर से आप एनर्जी निकाल सकते हो। और 3 पार्टिकल बन रहे हैं तो तीनों पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होगी भाई, तो पहले की काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरे की काइनेटिक एनर्जी प्लस तीसरे की काइनेटिक एनर्जी, यानी जो टोटल एनर्जी रिलीज होगी उसको आप निकालेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर। ये सब पता होना चाहिए। मास तो पता चल गया, मास तो यहां पे आपको पता चल गया। अगर आप देखें कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, अप्रोच कैसे करना है।
वैसे तो उसके इसका मेरे पास शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला भी है, वो मेरी बुक में है, उसमें देख लेना, मैंने डाला भी है सॉल्व करके। एक नंबर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूले मैंने वहां पे डाल रखे हैं भाई, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सो और हाँ, वो जो दो पार्टिकल है, जो दो यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर, दोनों की स्पीड भी सेम है, यानी v1 भी v है और ये जो जा रहा है इसकी v2 भी v है, दोनों की स्पीड ही सेम है, तो उनकी स्पीड भी v दे दी है आपको। बढ़िया है सर। तो एनर्जी रिलीज निकालना है। अब देखो इसकी तो टेंशन खत्म हुई, इन दोनों की टेंशन खत्म, दोनों का मास सेम स्पीड सेम, तो इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मास और स्पीड सेम है। और यहाँ पे जो थर्ड पार्टिकल है, ऑब्वियसली 4 में से 2 इनके पास चला गया mm, तो 2 बचेगा इसके पास, तो इसके पास जो मास बचेगा वो 2m बचेगा, और इसकी जो स्पीड है वो नहीं पता, वो निकालनी पड़ेगी। और स्पीड निकालने के लिए मैंने आपको बोला मोमेंटम कंजर्वेशन का कंसेप्ट यूज करना है। सिंपल गाइज, जब भी कभी ये दो पार्टिकल म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करे तो उनका रिजल्टेंट इधर आएगा। ऑब्वियसली इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा 1 और 2 का, वो इधर आएगा मोमेंटम, और उसको बैलेंस करने के लिए जो थर्ड पार्टिकल होगा ऑब्वियसली वो उसके अपोजिट इधर ही जाएगा। दिस इज द थर्ड पार्टिकल मोमेंटम। याद रखना, जब भी ये वाली लैंग्वेज का क्वेश्चन आए कि एक बॉडी एक्सप्लोड करके 3 पार्टिकल में एक्सप्लोड हो जाती है, उसमें से 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव कर रहे होंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो पूछेगा थर्ड जो पार्ट होगा उसकी वेलोसिटी बताओ या टोटल एनर्जी बताओ। तो हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन में आप क्या करेंगे, इन दोनों को रिजल्टेंट को इसके इक्वल कर देंगे, और इन दोनों के बीच में 90 का एंगल है, तो आप सीधे लिख देंगे कि थर्ड का जो मोमेंटम होगा वो अंडर रूट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर के इक्वल होगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ये आपने यहां पुट करना है, बस कंडीशन ये होनी चाहिए, आउट ऑफ 3 2 मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बस ये कंडीशन होनी चाहिए। बस अब आपको पता है मोमेंटम होता है m3 v3, और देखो इन दोनों का मोमेंटम तो सेम ही है ना भाई, क्योंकि मास सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ किसी वन का लिख दूंगा मैं, p2 और p1 तो सेम ही है, और m3 कितना है भाई 2m और v3, और यहां पे क्या लिखोगे अंडर रूट 2 इंटू p1, और p1 को क्या लिखोगे mv, तो ये हो गया कैंसिल, तो v3 आपको दिख रहा है रूट 2v/2। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल। यहां पे पुट कर दो, आंसर आ चुका है, इसको कैंसिल करो, दिस इज mv स्क्वायर गाइज, प्लस ये भी कैंसिल, ये बचेगा m, और यहां बचेगा आपका दैट इज 2 रूट v/2, और इसका कर दो होल स्क्वायर, तो जो टोटल एनर्जी रिलीज आएगी गाइज वो आएगी mv स्क्वायर प्लस दैट इज m2v स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, इससे 2 कैंसिल, तो 3/2 mv स्क्वायर, एंड दिस इज द वे टू हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। दो कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से आपको यूज करने आ गए तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर लो, क्या कंसेप्ट हो रहा है, आराम से फिर सॉल्व कर सकते हो, जाने पहचाने से सारे फॉर्मूले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हियर, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हियर, यही आपको बस पता होना चाहिए, और यही यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी भी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन भी ऑसम है, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में, नीट में, आईआईटी में हर जगह पूछा जा चुका है, नीट में भी मल्टीपल टाइम आ चुके हैं इस टाइप की प्रॉब्लम, ये आप ध्यान रखेंगे तो वेरी वेरी ऑसम प्रॉब्लम है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मेरी बुक में है, देख लेना भाई, और यूट्यूब पे मैंने शॉर्ट ट्रिक्स वाली सीरीज डाल रखी है, उसमें भी मिल जाएंगे। ओके, सो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या है उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, और परफेक्ट तरीके से फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो इस क्वेश्चन में बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेरीज विद टाइम t, that is the time which is given in microsecond by the way, right, as shown in figure, and ABC, BC and CD are the straight line segments. The magnitude of total impulse of the force on the body from t is equal to 4 microsecond to t is equal to 16 microsecond के बीच का आपने निकालना है टोटल इंपल्स। हालांकि ये क्वेश्चंस तो आप लॉज ऑफ मोशन में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे आ गया है तो चलो देख लेते हैं, इजी है ये, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये मैक्सिमम बच्चों को आ जाना चाहिए। और दिस इज द फोर्स हियर एंड हियर इज द टाइम ड्यूरेशन। उसने बोला एक ग्राफ ऐसे यहां से स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे सेकंड है 4 माइक्रोसेकंड, और यहाँ पे है आपका 6 माइक्रोसेकंड, फिर आपका 8, फिर आपका 10, फिर आपका 12, फिर आपका 14, और ये है 16, बस इसको लिख लो आप, ठीक है।
और ये जो टाइम है ये माइक्रो सेकंड में, ध्यान रखना, यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, यूनिट का ध्यान रखना होता है। और जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है ये 0 है, लेकिन ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है, यानी 200 न्यूटन फोर्स से स्टार्ट हुआ है, और 200 से जाके इसका जो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे लग रहा है ये 800 न्यूटन लग रहा है। इसके बीच में है 600 और 400 to 200 का गैप है यहाँ पे जैसे है, ठीक है। 4 का गैप आपको यहाँ पे, 2 का गैप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, है ना, 4 6 8 फिर 10 12 14 दिस एंड दैट। सो दिस इज द ग्राफ। तो सिंपल, तो उसने बोला 4 से 16 सेकंड, यानी 4 सेकंड यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक, है ना, 4 से 16 सेकंड के बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इंपल्स निकालना है। यानी देखो भाई, जब भी फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ होता है ना, आप सबको पता है, जब भी एप्टी ग्राफ होता है ना बच्चों, तो यहां से इंपल्स आप निकाल सकते हो, उसी को हम चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं। और ये इंपल्स एप्टी ग्राफ से हमेशा, ये इंपल्स जो होता है वो टोटल एरिया के इक्वल होता है, यानी टोटल जो एरिया होगा इसका, जिस भी टाइम ड्यूरेशन में पूछा है, यानी टोटल एरिया आप निकाल लो इस ग्राफ का, सिंपल। तो आपका आंसर मिल गया, आपको कुछ करना ही नहीं है, यानी इंपल्स निकालना है तो एरिया निकालना है, यानी 4 से 16 तक। तो एक एरिया तो ये हो गया, एक एरिया ये हो गया आपका, ठीक है। तो दो एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, एक ये वाला, तो ये वाला जो एरिया है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको एक हम ट्रेपेजियम मान सकते हैं, इसको एक हम, ठीक है, इसको हम एक ट्रेपेजियम एज्यूम कर लेंगे। तो दिस इज द एरिया 1 और ये एरिया 2, तो आप लिखेंगे A1 प्लस A2, ठीक है बस। और A1 क्या होगा, ट्रेपेजियम में क्या होता है, हाफ A1 की वैल्यू सम ऑफ पैरेलल साइड, इसकी पैरेलल साइड यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये दोनों साइड पैरेलल है, इनका लेंथ का सम लो। तो यहां से यहां तक कितना है 200 और यहां से यहां तक कितना 800, तो ये आएगा 200 प्लस 800, और वो न्यूटन में ही है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसके और इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है, इतनी, ये कोई भी ले लो, ये परपेंडिकुलर, यानी यहां तक 4 और 6 के बीच ये कितनी है 2, और 2 है ये, लेकिन ध्यान रखना 2 सेकंड नहीं है, 2 माइक्रो सेकंड है, तो 10⁻⁶ भी लेना पड़ेगा। कूल है। अब सेकंड एरिया सीधा सीधा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसमें प्लस ऐड कर देंगे, हाफ इंटू बेस, यानी 6 से लेके 16 तक, यानी 10, और माइक्रो है तो -6, इंटू हाइट कितनी है यहां से यहां तक, दैट इज 800। इसको आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों, आपका इंपल्स यहां से आ जाएगा, और इंपल्स जो भी आएगा, दिस इज योर आंसर, एंड दैट मस्ट बी 5 इंटू 10⁻⁻3, इतना आपका इंपल्स इसमें देखने को मिलेगा, दैट इज न्यूटन सेकेंड, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, सिंपल, ये तो कुछ करना ही नहीं था इसमें, बस आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट है, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ कभी भी होगा तो टोटल एरिया निकाल लेना, वही इंपल्स होता है, और इंपल्स ही चेंज इन मोमेंटम के भी इक्वल होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी करे थे ऑब्वियसली, सो नो प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रियली वेरी अमेजिंग, वेरी, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा देखा गया, राइट। लेट्स सी, तो क्वेश्चन देख लो बच्चों, पढ़ने के बाद समझ लेना, डेटा क्या गिवन है उसको अंडरस्टैंड कर लेना। अ सेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विद अ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ। सबसे पहले इसको बना लेते हैं कि एक कैनन जो है, ठीक है, उसने बोला कि एक सेल है इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये गाइज आपका वाई एक्सिस है। तो सपोज करो यहां से इस कैनन का यूज करके सेल को फायर किया गया और किसी एंगल पे इस तरीके से फायर किया गया, और इसकी जो स्पीड है दैट इज v, और जब इसको फायर करेंगे तो किसी हाईएस्ट पॉइंट तक तो जाएगा ऑब्वियसली, तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, तो ये अपने हाईएस्ट पॉइंट को अटेन करेगा तब कहीं जाएगा, तो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो किस एंगल पे फायर किया गया, थीटा। तो एक कंपोनेंट वेलोसिटी का आपको पता है प्रोजेक्टाइल का सिंपल केस है, एक इधर आएगा दैट इज v cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा दैट इज v sin ऑफ थीटा। सो दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, राइट। लेकिन जैसे ही ये मास, कितना मास है भाई इसका जो भी होगा, a shell is fired from a cannon with velocity v at an angle theta with the horizontal direction at highest point, it explode into two pieces of equal mass। let's see इसका जो मास है वो m है मान लो, और जब यहाँ पे ये एक्सप्लोड करेगा ना, दो पीस बनेंगे और इक्वल मास होंगे, तो m में से एक बनेगा m/2 और दूसरा भी बनेगा m/2, और ये एक्सप्लोड कर रहा है। देखो अगर ये एक्सप्लोड कर रहा है तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा,
मैंने अभी बताया था आपको, जब भी एक्सप्लोजन का केस आएगा मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई। यू गाइस डोंट वरी। इसी तरीके से आपको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना, उनको अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये टेक्निक एक बार आपको आ गई ना कि किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, बस हो गया काम फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, वन ऑफ द पीसेस रिट्रेसेस इट्स पाथ टू द कैनन। उनमें से कोई एक पीस अपने सेम पाथ को टू द कैनन रिट्रेस कर रहा है, जिस पाथ से आया उसी पाथ को। तो देखो ऐसे गया था, फिर ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल हुआ, तो हॉरिजॉन्टल इसके पास एक ही स्पीड होगी, आप सबको पता है। एक पार्टिकल, लेट्स सी ये पहला पार्टिकल है, दूसरा, तो ये इसके पाथ को अगर रिट्रेस करेगा तो ऐसे आएगा वापस, ऐसे आएगा हॉरिजॉन्टली, तभी नीचे आ पाएगा। आप समझ रहे हो? तो आप अगर ध्यान से देखो, दो पीस में एक्सप्लोड हुआ है, इनिशियली अकेले था, वी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतनी है, वर्टिकल डायरेक्शन में इतनी है, सिंपल। तो ये अपने एक पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, यानी जब गया तो इधर गया, उसके अपोजिट आ रहा है। तो देखो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर है, इसकी जब ये आएगा तो इधर है, इसके अपोजिट है, और ये एक्सप्लोड भी कर गया। तो फिर पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ अदर पार्टिकल जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन, इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना है, यानी PI इज इक्वल टू PF एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट, सिंपल, इससे समझ जाएंगे। इनिशियली केवल वो कैनन से निकला हुआ पार्टिकल था, उसी का मोमेंटम होगा, एंड दैट इज द मोमेंटम जो आप अलोंग द एक्स एक्सिस ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका तो हमें पता ही नहीं ना भाई। हम अलोंग द एक्स एक्सिस लेंगे, क्यों? क्योंकि अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, तो आने के लिए इसको हॉरिजॉन्टली आना पड़ेगा, तब ऐसे आ पाएगा। और इस पार्टिकल का ये जो सेल है, ये जो सेल है आपके पास, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, v cos थीटा है। तो गाइस मोमेंटम कंजर्वेशन हम यहाँ पे बाय फाइनली यूज कर रहे हैं। तो इनिशियली जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि एक्सप्लोड करने के बाद एक पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टली v cos थीटा है, तो उसी के अपोजिट आना पड़ेगा उसको, राइट। तो मोमेंटम कंजर्वेशन आप ऐसे अलोंग द एक्स एक्सिस आप क्या लेने वाले हैं देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इनिशियली तो यही है केवल m, और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, v cos थीटा। और ये जो दो एक्सप्लोड करके दो पार्टिकल बन गए, उनमें से एक अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, तो बिल्कुल इसके अपोजिट, ये इधर जा रहा है तो इधर, तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, तो माइनस, जब उसका मोमेंटम लिखेंगे तो mv, यानी m/2, और चूंकि रिट्रेस कर रहा है कैनन तक आने के लिए, तो सेम वेलोसिटी रहेगी v cos थीटा, बस अपोजिट रहेगा, ठीक है। और दूसरे पार्टिकल का मास पता है, लेकिन वेलोसिटी निकालनी है, हमें नहीं पता है, तो हमने उसकी वेलोसिटी लिख ली है, लेट्स सी v2, ठीक है, हमें नहीं पता है। तो m अगर कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बनेगा v cos ऑफ थीटा, और ये इधर आएगा तो प्लस बनेगा v/2 cos ऑफ थीटा, और यहाँ बनेगा बच्चों 1/2 इंटू v2, एंड यहाँ पे जब आप देख रहे हो यहाँ पे 3/2 v cos ऑफ थीटा, एंड दिस इज योर v/2, दैट इज 2 से 2 कैंसिल। तो जो सेकंड पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी होगी 3v cos ऑफ थीटा, एंड दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुली, राइट। मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करना है, दूसरे याद रखना, तो उनमें से एक पार्टिकल रिट्रेस कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी वही होगी जो सेल की वेलोसिटी थी अलोंग द एक्स एक्सिस, सेम वही होगी बट अपोजिट होगी। बस इस तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है, सिंपल है और अमेजिंग प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन डिक्टो ही आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए। एंड जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे सब में कॉन्सेप्ट अच्छा यूज करने को मिलेगा, सेंटर ऑफ मास से लेके कोलिजन से लेके सब कुछ आपका बेस्ट तरीके से रिवीजन होगा, और ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिससे बच्चों को डर लगता है। यू गाइस डोंट वरी, आपको ना बस ये टेक्निक सीख लेनी है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ भाई, ये जो मैं कोचिंग में जो मैंने नोट्स बनाए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, असाइनमेंट सॉल्व कर रहा हूँ एंड सो ऑन, वो अब इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे टैकल हम कर सकते हैं। किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, उसका कॉन्सेप्ट समझना क्विकली क्वेश्चन को पढ़ के ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ पाएंगे तो तुरंत समझ आएगा। अदरवाइज कंफ्यूजिंग होती है इसकी लैंग्वेज, बच्चों को पता नहीं चलता कि स्टार्ट कैसे करूं, सॉल्व कैसे करूं, कंसेप्ट तो आता है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है अप्लाई कैसे करूं एंड सो ऑन। सो दिस इज द क्वेश्चन, एन आइसोलेटेड पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल XY प्लेन। एक पार्टिकल है, आप आइसोलेटेड है, m मास का है और XY प्लेन में मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, इधर को जा रहा है, ठीक है, इधर को जा रहा है एट ए सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो ऐसे जा रहा होगा ऐसे, और अचानक ही वो वहीं पे ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं सडनली एक्सप्लोड इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, तो ये भी एक्सप्लोजन है। मान ले यहां से यहां तक पहुंचा और यहाँ पे एक्सप्लोड कर गया, तो यहाँ पे ये एक्सप्लोड कर गया, तो यहाँ पे भी भाई मोमेंटम कंजर्वेशन का ही कंसेप्ट आएगा ना, एक तरीके से अगर देखा जाए। हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम
कंजर्वेशन। फिर वो बोल रहा है कि इट सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ मासेस m/4 एंड 3m/4। इसके भी 2 पीस बन जाते हैं इससे एक्सप्लोड करके। एक पीस ये बन गया, सपोज करो एक ये बन गया, और पहला पीस का मास है m/4 और बच्चों दूसरे पीस का मास भी जो है वो m/4 ही है। ठीक है, नहीं 3m सॉरी वो m/4 है तो ये ऑब्वियसली 3m/4 होगा क्योंकि m से बने हैं, तो ऐड करोगे तो m ही आना चाहिए ना। An instant later, the smaller fragment is at y is equal to 15 सेंटीमीटर। ये जो स्मॉलर है, स्मॉलर तो यही है, इसकी पोजीशन दे रखी है कि एक्सप्लोड करने के बाद ये y एक्सिस में y डिस्टेंस अवे, आप ऐसे समझ लेंगे, प्लस 15 सेंटीमीटर पे इसकी लोकेशन मिलती है, इसकी पोजीशन मिलती है। मतलब एक्सप्लोड करने के बाद चूंकि वो वाई प्लेन में है, पहले वो एक्स पे जा रहा था फिर ब्लास्ट कर गया, तो इसमें से जो एक पार्टिकल मिला वो इधर मिला, कहीं 15 सेंटीमीटर पे मिला। ठीक है, उसकी जो पोजीशन होगी भाई कहीं तो जाएगा ना वो, राइट। द लार्जर फ्रैगमेंट एट दिस इंस्टेंस इज एट, तो बताओ लार्जर जो फ्रैगमेंट है इसकी पोजीशन क्या है, वो कहां पे होगा। आप मेरी बात एक बात ध्यान से सुनो। इनिशियली जो पार्टिकल था बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, इनिशियली पार्टिकल जो भी था m मास का, वो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा था। अगर केवल एंड केवल वो अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा था, आप समझ लो, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास वो एक्स एक्सिस पे ही होगा, एट एक्स एक्सिस। और चूंकि वो एक्सप्लोड कराया, एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस, तो उसकी जो वेलोसिटी रहेगी सेंटर ऑफ मास की, वो तो सेम ही रहने वाली है। मतलब अगर वो इनिशियली रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, सेम ही रहेगी। तो याद रखना, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, वाई एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा। यानी पोजिशन ऑन वाई एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम की 0 होगी, क्योंकि इनिशियली वो जो मास जो एक्सप्लोड करा है वो एक्स एक्सिस पे है, तो उसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे ही बना रहेगा। हालांकि वो ब्लास्ट करके अलग अलग पार्टिकल में डिवाइड हो गया, क्योंकि ब्लास्ट एक एक्सप्लोजन होता है और एक्सप्लोजन में इंटरनल फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल नहीं होते, तो सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है उसके अलोंग द एक्स एक्सिस वो चेंज नहीं होगी। और इसी कॉन्सेप्ट का आप यहाँ पे यूज करेंगे, और यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि इसको पढ़ के आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी पहले पार्टिकल की पोजीशन दे दी है, लेट्स सी y1, दूसरे की पोजीशन पूछ रहे हैं, लेट्स सी y2। ओवरऑल जो सिस्टम होता है वो सेंटर ऑफ मास में काउंट हो जाएगा। तो 2 पार्टिकल ही है आपके पास, तो हम क्या करेंगे कि y एक्सिस पे जो सेंटर ऑफ मास है वो तो 0 ही रहेगा, लेकिन हमें पता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। पहला पार्टिकल उसकी पोजीशन, दूसरा पार्टिकल उसकी पोजीशन, डिवाइड में m1 प्लस m2, और y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास की कोई पोजीशन नहीं है, वो 0 ही रहनी चाहिए क्योंकि वो अलोंग द एक्स एक्सिस पे ही ब्लास्ट करा है। सो दिस इज 0 एंड दिस इज m1, और m1 कितना है m/4, और y1 कितना है इंटू 15, प्लस m2 कितना है 3m/4, y2 निकालना है, और डिवाइड में यहाँ पे m1 प्लस m2, नीचे वाला जो सम है ना मास का, तो 0 में मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा ना भाई। तो जब ये 0 हो जाएगा तो देख लो यहाँ से आ रहा है आपका, इसको इधर लेके आओ आप, तो आप 15/4 लिखेंगे, माइनस हो जाएगा m, और यहाँ बचेगा 3m/4 एंड दिस इज योर y2 गाइज। ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो दिख रहा है तुम्हें y -5 सेंटीमीटर बचेगा। यानी जो सेकंड पार्टिकल होना चाहिए वो नेगेटिव डायरेक्शन में, जो फर्स्ट पार्टिकल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में गया वाई एक्सिस की, और दूसरे वाला नेगेटिव डायरेक्शन में कहीं उसकी 5 सेंटीमीटर बिलो उसकी पोजीशन देखने को मिल जाएगी। आप समझ गए मेरी बात। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसी तरीके से आपने इसको हैंडल करना है। होप सो आपको समझ आई होगी बात, क्योंकि इनिशियली जो पार्टिकल था आइसोलेटेड था, सिंपली एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस पे जा रहा था, अचानक ही एक्सप्लोड कर गया। जैसे होता है ना, आपने कोई चीज ऐसे फेंकी और बिल्कुल एक्सिस पे एक्सप्लोड कर गई, तो इनिशियली वो जो जा रहा था उसका सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, और चूंकि एक्सप्लोड कर रहा है, अपने आप एक्सप्लोजन हो रहा है, यू नो ऑब्वियसली, तो उसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज नहीं होगी, वो एक्स एक्सिस पे बनी रहेगी। अगर एक्स एक्सिस पे बनी रहेगी तो वाई एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास को हम 0 पुट कर सकते हैं, और उसी वाई वाले फॉर्मूले का हमने यूज कर लिया, क्योंकि पहले पार्टिकल की लोकेशन ओनली वाई पे दे रखी है, तो दूसरे की हमने निकाल ली है। ठीक है, सो दिस इज द केस गाइस। होप सो आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, और हर तरीके के बेहतरीन से बेहतरीन जो मेंस जे एडवांस में क्वेश्चन आए हो सारे आएंगे, उनके थ्रू सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। नीट 2026 में कैसा भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा, आप हैंडल करने के लिए परफेक्टली तैयार रहेंगे। बने रहना मेरे साथ थ्रू आउट द सेशन, थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द लेक्चर। नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक नंबर तरीके से आपके कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आपको मिलेंगे, कॉन्सेप्ट का रिविजन, उनका एप्लीकेशन, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, उसको पढ़े, उसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। दो ब्लॉक हैं जिनका मास 10 kg 4 kg आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग। लेट्स सी, एक मास ये रहा और इनको हमने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और एक स्प्रिंग से साथ हमने इनको कनेक्ट कर रखा है, और एक मास आपका ये है, ठीक है। पहले मास को हम 10 kg का बोला है उसने, एंड दिस इज द स्प्रिंग हैविंग सम कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और स्प्रिंग का कोई मास नहीं है, एंड दे आर प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी जिस सरफेस पे रखे हैं वहां फ्रिक्शन नहीं है, तो वो फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस होने का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स इन पे वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन भी एक एक्सटर्नल फोर्स में ही इंक्लूड किया जाता है। एन इम्पल्स गिव्स अ वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड टू द हैवियर ब्लॉक। अचानक ये एक इंपल्सिव फोर्स अप्लाई किया जाता है इसके ऊपर, और उसकी वजह से इसके पास एक वेलोसिटी आ जाती है। लेट्स ये पहला मास है और ये दूसरा मास है, और उसके पास जो वेलोसिटी दिया, इंपल्सिव फोर्स अप्लाई करके वो 14 मीटर पर सेकंड दिया है। जैसे इसके पास वेलोसिटी आएगी ये मूव करेगा, और चूंकि स्प्रिंग से है तो जैसे मूव करेगा अपनी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग में ट्रांसफर करेगा। तो जिस समय इसके पास वेलोसिटी है इंपल्सिव, चूंकि सारी काइनेटिक एनर्जी इसकी स्प्रिंग एब्जॉर्ब कर लेगा, स्टोर कर लेगा, तो उस समय इस सेकंड पार्टिकल के पास कोई वेलोसिटी नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, अगर ये ना होता और ये डायरेक्ट इससे टकरा देता तो ये भी मूव कर जाता उस इंस्टेंट पॉइंट ऑफ इंस्टेंट सिचुएशन पे, राइट। सो ध्यान से समझने वाली बात यही है इस टाइप की प्रॉब्लम में कि इंपल्स गिव्स अ वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड टू द हैवियर ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइटर ब्लॉक, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो भाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है, ये तो बेसिक है, ये तो सबको याद होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाउ टू फाइंड ऑल दीज थिंग्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं यार, ये तो हर बच्चे को याद रखने ही पड़ेंगे। अब हमें ये निकालना है, तो क्या आपको बात समझ में आई? जस्ट पुट द वैल्यू। पहला मास कितना है 10, उसकी वेलोसिटी कितनी है 14, दूसरा मास कितना है 4, वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे 0 ही रहेगी, तो ये होगा 10 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 14, और ये हो जाएगा 14, ये हो गया कैंसिल, तो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। तो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी ओवरऑल सेंटर ऑफ मास की जो बच्चों वेलोसिटी देखने को मिलेगी, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास का जो के पास जो वेलोसिटी होगी इसके पूरे सिस्टम के, वो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। बात समझ में आई? क्योंकि इनके बीच में स्प्रिंग यहाँ पे है, इलास्टिक है, और ये मासलेस है, ठीक है, नेग्लिजिबल मास का है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। बस फॉर्मूले याद रखो, थोड़ा सा बेसिक सा याद रखो, बात बन जाएगी, एंड यू गाइस डोंट वरी, ठीक है, हो जाएगी, बात बन जाएगी भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है उसकी कहानी? मेरी जुबानी, एंड हाउ यू कैन सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। बेहतरीन से बेहतरीन प्रॉब्लम बच्चों आपने सॉल्व करनी है, सारे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, हर तरीके के एप्लीकेशन करना आना चाहिए, और सबसे बढ़िया सबसे ताकतवर स्किल है कि जिस बच्चे को न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ जाए, अप्रोच करने आ जाए, कंसेप्ट अप्लाई करना आ जाए, वही कॉन्फिडेंस के साथ जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे भी आए फिर वो डरेगा नहीं, कितना भी डिफिकल्ट आए वो डरेगा नहीं, राइट। चलो भाई बच्चों देख लो, आपके पास एक और बेहतरीन सा ऑसम सा क्वेश्चन है। लुक एट दिस ड्राइंग, एंड दिस इज द ड्राइंग ऑफ योर फेस। आपके फेस की ड्राइंग है, तो ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले ड्राइंग को हम बना लेते हैं, और आपने आराम से अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसकी लैंग्वेज से नहीं डरने का, बस ड्राइंग पे ध्यान देने का बॉस। ये इसकी नोज, ये माउथ, और ये इसकी आंखें, ये आंखें बन गई, ठीक है भाई। और ये नोज बिल्कुल अलोंग द वाई एक्सिस, और यहां से पास हो रही है आपकी एक्स एक्सिस। अब आप देख लो, उसने बोला लुक एट द ड्राइंग गिवन इन द फिगर एंड व्हिच हैज बीन ड्रॉन विद द इंक ऑफ यूनिफॉर्म लाइन थिकनेस। जिस इंक का यूज किया गया उसकी लाइन थिकनेस जो है वो सेम है, एंड मास ऑफ इंक यूज्ड टू ड्रॉ ईच ऑफ द टू इनर सर्कल, एंड ईच ऑफ द टू लाइन सेगमेंट इज ऑफ मास m, ठीक है, सबका मास m है। तो सर्कल का भी और इसका भी मास m, इसका भी मास m, इसका भी और इसका भी मास m है। The mass, okay, the coordinate of the center of the different parts are outer circle, यानी ये जो बड़े वाला सर्कल है ये, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0, लिख लो। मतलब इसका जो सेंटर बनेगा वो यहाँ पे बनेगा 0,0 पे, ठीक है। आउटर सर्कल, लेफ्ट इनर सर्कल, तो लेफ्ट में ये वाला है, इसके कोऑर्डिनेट बच्चों आपको दे दिए हैं लेफ्ट के -a, a, है ना।
और राइट वाले के सबके कोऑर्डिनेट दे दिए तो कोई टेंशन नहीं है, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू होती है, ये पहला वाला एक्स दूसरे वाला वाई, तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा, आराम से लिख लो। वर्टिकल जो लाइन है ये, इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है, बिल्कुल 0 पे ही है। और हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 0,-a। ठीक है सर। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंक यूज्ड इन दिस ड्राइंग, मतलब जो इंक का यूज करके इस ड्राइंग को बनाया गया उसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब वाई एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी है। अब देखो, अगर आपसे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है तो कितने पार्टिकल है, एक आउटर साइकिल उसको मान लेंगे, या ना इसको मानेंगे, A1 2 3 4 5, 5 है तो 5 को 5 लिखना है। M1 क्योंकि y का ही पोजीशन पूछा है सेंटर ऑफ मास का y का, तो y वाले ही कोऑर्डिनेट लेंगे। M1 प्लस M2 जितने भी हैं उतने तक ऐड करेंगे, फॉर्मूला आप सबको पता है, M3 एंड M4 Y4 प्लस M5 Y5 एंड टोटल मास सबका M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 एंड प्लस M5, यही तो होता है कंसेप्ट। और इसमें तो सबके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे रखे हैं तो क्यों टेंशन लेनी। जो सेकंड वाला है वो y का है, तो देखो भाई, पहला मास, पहले पार्टिकल हमने किसको माना है, आउटर सर्किल को, उसका मास कितना है भाई, आउटर सर्कल का मास है 6m, ये तो छोड़ ही दिया। मास ऑफ द इंक यूज्ड टू ड्रॉ द आउटर सर्कल 6m, यानी जो आउटर सर्कल है इसका मास है 6m, तो इसका मास है 6m। और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, आउटर सर्कल का 0 है, 0 हो गया, प्लस m2 किसको माना है, किसी को भी मान सकते हो आपने, जैसे m2 इसको माना है, इसका मास है m, और उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, इसका a, ये रहा देखो, ये x का है, ये y का है, तो ये a है, तो दिस इज ए। M3 पे आ जाओ, M3 किसको माना है, नोज को, लेट्स सी, तो नोज का मास कितना है m, और उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, दोनों ही 0 है तो 0 ले लेंगे। M4 किसको माना है, इसको, इसका मास कितना है m, और y कोऑर्डिनेट कितना है इसमें, ये रहा a, तो इसका a आ जाएगा। प्लस फिफ्थ वाला ले लेंगे, फिफ्थ है माउथ, उसका भी मास ही है, इंटू उसका y कोऑर्डिनेट कितना है भाई, माउथ का ये रहा, ये -a है, तो दिस इज -a, और डिवाइड में सबका मास, पहले का 6m, दूसरे सबका बाकी m है, सबका बाकी m है। अब देख लो, ये पूरा 0, ये भी 0, ये बचा m में, ये m में, और ये -m में, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ऊपर केवल m में बच रहा है और नीचे 6 7 8 9 10, तो 10m हो गया, m कैंसिल हो गया, तो a/10 इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इंक जो इस ड्राइंग में यूज हुई है, उसकी y एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो a/10 होगी। सिंपल, इसमें नहीं कुछ भी करना था, जस्ट फॉर्मूला यूज करना था, सारे कोऑर्डिनेट दे रखे, जब कोऑर्डिनेट निकालने पड़े तब प्रॉब्लम आते हैं, यहाँ तो दे ही रखे हैं ऑलरेडी, तो कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो आपको नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ेंगे हम आगे होले होले, और हर कैटेगरी का हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलते रहेंगे आगे, राइट। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी कुछ इस प्रकार है, जल्दी से आप देखेंगे, समझेंगे और डायग्राम बनाएंगे। वेरी वेरी ऑसम प्रॉब्लम, राइट। अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन x डायरेक्शन विद स्पीड 2v इज हिट बाय अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m मूविंग इन y डायरेक्शन विद स्पीड v। तो यार देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। जो पहला पार्टिकल है उसका मास कितना है भाई, m मास है, और वो x एक्सिस पे जा रहा है इधर को, और उसकी स्पीड है 2v। लेकिन जो दूसरा पार्टिकल है, अगर उसकी हम बात करें, उसका मास 2m है, और ये y एक्सिस पे जा रहा है, जिस समय ये x पे जा रहा है उस समय ये y पे जा रहा है, एंड दैट इज द स्पीड v। ठीक है, ऐसे आपने समझना है, मतलब 2D वाला केस बन रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा। और इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक, अगर ये इससे टकरा जाता है, जो कोलिजन है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन गाइस, परफेक्टली इन इलास्टिक, आपको पता है परफेक्टली इन इलास्टिक में जब ये इससे टकराएगा तो ये दोनों स्टिक कर जाएंगे, क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक में आफ्टर कोलिजन बॉडी एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करती है, दे विल स्टिक टुगेदर, दे विल मूव विद द सेम वेलोसिटी, दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ कॉन्सेप्ट उसने ऑलरेडी बता दिया, तो बस कुछ नहीं करना है, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल, और दिस इज द कंसेप्ट हियर। और जैसे ही आपने पढ़ा, कोई भी कोलिजन वाला केस है तो मोमेंटम कंजर्वेशन आप आराम से यूज कर सकते हो, वो इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, कुछ भी हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, आप मोमेंटम कंजर्वेशन हमेशा यूज कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है इनका, एक इधर जा रहा है, एक इधर, तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लेना। क्यों लेना सर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन नहीं है, आपकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये वाला पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रहा है, और ये वाला पार्टिकल अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आई कैप, इधर वाई कैप। तो इनिशियल मोमेंटम जब इसका लिखोगे तो आप लिखोगे mv यानी 2v आई कैप, फिर इसका लिखोगे m2mv, किधर लिखोगे j कैप, ये तो हो गया इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम का मतलब होता है बिफोर कोलिजन, और इसका मतलब होता है आफ्टर कोलिजन, और अच्छे से, राइट।
टक्कर लगने के बाद ये इससे चिपक जाएगा और जिधर भी जाएंगे हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में जाएंगे, बट ये चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएंगे। तो आफ्टर द कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो mv, यानी दोनों का मास m1 प्लस m2 और उनकी कोई कॉमन वेलोसिटी होगी जो होगी लेट्स सी vc, और किधर जाएंगे हमें नहीं पता, तो हमने इस तरीके से वेक्टर लिख दिया है। समझ गए? क्योंकि बोथ विल स्टिक टुगेदर, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इनइलास्टिक, दे विल स्टिक। तो दोनों का मास देखो, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे m1v m2v दोनों का मास ऐड होके कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे गाइस, तो ये आ रहा है यहाँ पे 2mvi कैप प्लस 2mvj कैप, और m ये m प्लस 2 3mvc वेक्टर, m से m आपका कैंसिल, और क्या हो सकता है? बस आपको चाहिए क्या, पहले ये तो देख ले। इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, द परसेंटेज लॉस इन द एनर्जी ड्यूरिंग दिस कोलिजन, परसेंटेज लॉस निकालना है भाई। इसमें तो एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले टक्कर लगने के बाद जो स्पीड है वो तो निकाल लें, उससे पहले भाई वो निकलेगी तभी आगे का आंसर आ पाएगा ना, ऐसे तो नहीं आ पाएगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ से vc वेक्टर निकालूंगा तो यहाँ से 2v कॉमन आ रहा है, तो 2v/3 आ जाएगा, अंदर बचेगा i कैप प्लस j कैप। और चूंकि ये वेक्टर है, इसका मॉड ले लो, बोर्ड साइड का, वो आप बच्चों को पता होना चाहिए। जब आप मॉड लेंगे तो 2v/3 एज इट इज रहेगा। मॉड का मतलब आई और जे का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सबको पता है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2v/3 इंटू √2। तो दिस इज द वेलोसिटी, ये मैग्नीट्यूड आ गया आपका, ठीक है। इसको आप वी से लिखेंगे। दिस इज द कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, जिसके साथ दोनों पार्टिकल एक साथ मूव करेंगे। दिस इज द कॉमन वेलोसिटी, दिस इज द कॉमन वेलोसिटी। तो अगर ये वेलोसिटी आ गई तो एनर्जी भी निकाल सकते हैं ना फिर उस पार्टिकल की आफ्टर द कोलिजन, उनकी नेट एनर्जी। अब बच्चों जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना कि एनर्जी लॉस, क्या पूछा है, एनर्जी लॉस पूछी है या फिर परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस पूछा है, तो पहले तो आप एनर्जी लॉस निकालेंगे। तो एनर्जी जो लॉस है ना, वो होता है उसकी जो एनर्जीज हैं उनका जो चेंज आप निकालोगे, उस चेंज को आप ओरिजिनल एनर्जी से डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आपका परसेंटेज वहां पे आपको बनता हुआ दिखाई देगा, मतलब जो ज्यादा होगा उसमें से। तो लेट्स से इनिशियल एनर्जी जो होगी और फाइनल एनर्जी जो होगी वो, और जो इनिशियल वाली एनर्जी है उससे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस आएगा, परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस आएगा। तो सबसे पहले इनकी सारी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो इनिशियल। तो इनिशियल जब बिफोर कोलिजन, मतलब फाइनल का मतलब आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, तो हम लिखेंगे हाफ m2v का स्क्वायर प्लस हाफ 2m, इसका मास कितना है 2m, तो 2m और v का स्क्वायर, ये हो गया। तो कितना आएगा सर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये m2mv स्क्वायर आएगा, और यहाँ 2 कैंसिल, यहाँ mv स्क्वायर आ गया। तो जो इनिशियल एनर्जी आ रही है बच्चों 3mv स्क्वायर आ रही है, तो ये इनिशियल एनर्जी आ गई बिफोर कोलिजन। और अगर आफ्टर कोलिजन एनर्जी निकालोगे तो आफ्टर कोलिजन दोनों स्टिक कर गए हैं, तो दोनों की एनर्जी हो जाएगी हाफ नेट मास उनका m1 प्लस m2 और उनकी कॉमन वेलोसिटी का स्क्वायर, यही होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे निकालेंगे हम, हाफ मास आ जाएगा 3m और कॉमन वेलोसिटी आ रही है 2v√2/3 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगी 3m/2। यहाँ बनेगा बच्चों 2 2 4 8v²/9। तो ये बच्चों ये बन जाएगा 4 12 12 mv²/9। आई होप सो यही बनना चाहिए, और तो कुछ नहीं है ना। हाँ ठीक है, मतलब कर लेंगे, और इसको आप कैंसिल कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 4mv²/3। दिस इज द फाइनल एनर्जी। तो हमें तो अभी डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा, तो हाउ टू फाइंड दैट डिफरेंस, तो यहां पे करूंगा भाई। तो देखो, तो अगर मुझे डेल्टा E/E इनिशियल निकालना है, तो डेल्टा E मतलब 3mv² ज्यादा है माइनस 4mv²/3, और डिवाइड में ओरिजिनल है 3mv², जो इनिशियल है वो तो यही रहेगी ना, 100 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का यार 9 5 बचेगा ऊपर, 5mv²/3mv², और बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल हो गया। तो आप देख लो जो भी आएगा, दिस इज योर आंसर, यही आना चाहिए मेरे ख्याल से। नो 3945, तो ये 9 बचेगा यार, 5/9 बचेगा। तो 5/9 बचेगा, तो आपका आंसर इसमें लगभग दिख रहा है 56%।
इन्होंने जो दिया है, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। 5/9 इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा आंसर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द अप्रोच एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। और कंसेप्ट बस पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन करना आना चाहिए, फिर आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। कैलकुलेशन धीरे धीरे करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बस ये कंसेप्ट, ये अप्रोच पता होगा तभी होगा भाई, तभी होगा, ध्यान रखना। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी अमेजिंग है भाई, अमेजिंग। इस टाइप के क्वेश्चन तो जरूर हर बच्चे को आने चाहिए भाई। तो देख लो गाइज आप क्वेश्चन को एक बार, उसका डायग्राम एंड ऑल, इस टाइप के क्वेश्चन आने के काफी चांस होते हैं, काफी ज्यादा एक्चुअली में चांस होते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस जो आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर थिन शीट है ABCD ऑफ मास M। तो इस तरीके से एक थिन शीट आपको दे दी है रेक्टेंगुलर, ठीक है सर। और इस पूरी शीट का जो मास है वो कैपिटल M है, लेंथ इसकी है, ब्रेथ इसकी B है। तो ये अगर लेंथ की बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक वो A है, और अगर इसकी ब्रेथ की बात करेंगे ये पूरी B है। तो ये A, ये B, ये B, ठीक है। ओके सर, सो एज शोन इन फिगर, इफ द शेडेड पोर्शन HBGO इज कट ऑफ, मतलब इसका सेंटर अगर यहाँ पे है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पोर्शन कट करके बाहर निकाल दिया गया है, ये वाला। तो इतना मास इसके पास रिमेनिंग है, ठीक है। तो रिमूव्ड मास वाला ये केस है। तो ओरिजिनल वाले का जो सेंटर है वो तो यही रहेगा, और जिसको रिमूव किया, इसको रिमूव किया, आप ध्यान से समझे, इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा ऑब्वियसली, इसको हम O' मान सकते हैं। इसका सेंटर जिसको रिमूव किया, इसका नाम दिया उसने HOG, और इसको मान लेंगे हम B, ठीक है। इसको माना उसने C पॉइंट, ये माना उसने D पॉइंट, और ये माना है उसने दैट इज A पॉइंट। बोला भाई, है ना। तो इसने पार्ट को कट करके बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे एक ये वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है, समझ गया ना। तो ध्यान से समझो। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास लोकेशन ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। अगर कट नहीं करोगे तो ये एक ज्योमेट्रिकल बॉडी है, तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग इसका सेंटर ऑफ मास यही रहेगा, O पर ही रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने इसको कट करा तो इस साइड का मास कम हो गया है, तो भाई जिधर ज्यादा मास है उधर को शिफ्ट कर जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। इतना तो हमने पढ़ा ही है। तो हमने क्या किया है, यहां से कट करके इसको बाहर निकाल दिया, तो इधर मास कम हो गया, तो ज्यादा मास इधर है, तो इधर को ही शिफ्ट करेगा सेंटर ऑफ मास। सिंपल है। तो उसको निकाले कैसे और कहां से निकाले? बच्चों अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन में बहुत केयरफुल रहना होता है। जब हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालते हैं ना, तो वहां पे किस पॉइंट से निकाल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने ओरिजिन किसको माना है। नॉर्मली हम ओरिजिनल बॉडी के सेंटर को ओरिजिन मान के चलते हैं, लेकिन उसने यहाँ पे कोऑर्डिनेट D पॉइंट पे दिए हैं 0,0। ये आपको डायग्राम देख के समझना पड़ेगा। तो इसको ओरिजिन मानना है, दिस इज योर ओरिजिन, ठीक है। तो यहीं से मेजरमेंट करना है। इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, जो पूरी बॉडी है, और यहीं से मेजरमेंट करना है जिसको रिमूव किया है, ये रिमूव्ड बॉडी है, दिस इज योर रिमूव्ड बॉडी। तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस पे। तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, हाफ पॉइंट एस का a/2 होगी, और वाई एक्सिस पे भी कितनी होगी, देखो a/2 होगी। तो उसके जो कोऑर्डिनेट मिले O पॉइंट के, वो मिले a/2, a/2। नो ये तो B वाला है, तो दिस इज B/2, क्योंकि ये लेंथ तो B वाली है। इतना समझ में आ गया। मतलब कुछ नहीं करना, जिसको ओरिजिन माना है वहां से x और y की वैल्यूज निकालनी है। सिमिलरली O' की x पे वैल्यू कितनी है वो देख लेनी है। यानी यहां से यहां तक, तो O' इस 1 स्क्वायर पार्ट का, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका पार्ट है, एक तरीके से सेंटर है उसका। तो यहां से यहां तक a/2 है, और ये पूरी a/2 है, उसका हाफ ये होगा, इतनी इसकी हाफ होगी, a/4 हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी होगी, a/2 प्लस a/4, तो 3a/4 हो जाएगी। सिंपल है। वाई एक्सिस पे क्या रहेगी, यहां से यहां तक a/2 है, प्लस ये ये b/2, दिस इज b/2, और यहां से यहां तक जो होगी ये b/4, तो ये भी क्या बन जाएगी, यहां से यहां तक 3b/4। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे O' के आएंगे 3a/4, 3b/4। सिंपल, बस कोऑर्डिनेट मिल गए, बात बन गई। दूसरी बात आप सब बच्चों को पता है यहाँ पे बहुत क्लियरली कि टोटल का जो मास है वो m है, और उसमें से जो छोटा वाला कट करके बाहर निकाला गया है उसको आप देख लो, वो 1/4 मास ही होगा। ऑब्वियसली क्या होगा, 1/4 मास होगा। या तो ऐसे कर लो, या तुम्हारी मर्जी है, मास मेथड यूज करना, मास कर लो, क्योंकि इसका टोटल का जो मास है बड़े वाले का वो m है, और ये जो छोटे वाला निकाल के बाहर कर दिया, इसका मास 1/4 ही होगा ना, क्योंकि 1/4 इसके 4 पार्ट इस तरीके से बन सकते हैं ना। ऐसे कर लो, या एरिया मेथड भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जो रिमेनिंग वाला होगा, मतलब पूरे वाले में से इसको बाहर निकाल देना है, ये ध्यान रखना है।
इस पूरे वाले में से इसको बाहर निकालना है। तो जब भी हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालेंगे, हमें पता है हमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, वाई की भी निकालनी है, क्योंकि सिमेट्री यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है इसका कोऑर्डिनेट देखो, जितने भी कोऑर्डिनेट आपने निकाले, ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, दिस इज x1, दिस इज y1, और इसको बोलेंगे x2 एंड दिस इज y2। समझ गए? तो जो ओरिजिनल बॉडी है उसको x1 माना है, तो हम निकालेंगे x पे सेंटर ऑफ मास, वो निकालेंगे m1 x1, या इससे भी बेहतरीन तरीका अगर मैं आपको बताऊं ना भाई, वैसे तो ये भी बेहतरीन ही है, अगर मास दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले वाला है उसमें से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी m2 x2 और डिवाइड में m1 माइनस m2, क्योंकि यहाँ पे रिमूव्ड वाला केस है। तो ओरिजिनल बॉडी के जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें से जिसको रिमूव किया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ना कि ऐड करेंगे इस केस में। बस इतना याद रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक्स वैल्यूज लेंगे। तो पहले वाले का मास कितना है m, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है a/2, माइनस दूसरे वाले का मास है m/4, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3a/4। ठीक है, और डिवाइड में m माइनस m/4। बस इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास बन जाएगी, देखो m ऊपर से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा बच्चों a/2 माइनस, मेरे ख्याल से तो यही बच रहा है a/2, तो यहां पे क्या बचेगा आपके पास 3a/16 बच रहा है, और डिवाइड में बच्चों यहां पे बचेगा 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। ठीक है, तो जो x कॉम आएगा आपके पास ऊपर से आ जाएगा, दैट इज 16 8, यानी 5a/16 आ रहा है अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो, और ये 3/4 आ रहा है, 4 से कैंसिल 4 हो जाएगा, तो 5a/12 आ रहा है। तो x कोऑर्डिनेट अगर 5a/12 आ रहा है तो y कोऑर्डिनेट b के टर्म्स में आ जाएगा, तो निकालने की जरूरत नहीं। अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे, m1 y1 माइनस m2 y2 ओवर m1 माइनस m2, तो ये पक्का 5b/12 ही आएगा। सॉल्व करके देखना, बस y1 की वैल्यू लेनी है, मास तो वही रहेगा। ठीक है, तो हो गया आपका 5a/12, 5b/12, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ मास डिफाइन ना होता है शीट का, तो हम एरिया मेथड यूज करते, तब हम एक्सकॉम यूज करते, a1 x1 माइनस a2 x2 ओवर a1 माइनस a2, तब हम एरिया मेथड यूज करते, एरिया निकाल सकते थे। बड़े वाले का एरिया a इंटू बी, छोटे वाले का एरिया a/2 इंटू b/2, मास की जगह फिर वो लिखते, इससे भी सेम ही आंसर आएगा। अभी भी निकाल सकते हो इससे भी सेम ही आएगा, बट चूंकि मास दे रखा है हमने डायरेक्ट मास वाला यूज कर लिया। अगर मास ना भी होता तब भी इससे सॉल्व कर लेते हैं, तब भी इससे कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज सुपर अमेजिंग एंड सुपर अमेजिंग कंसेप्ट। होप सो यू गाइज अंडरस्टूड। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं जब एक बॉडी से कुछ मास कट करके बाहर निकाल दिया जाता है, तो जिस बॉडी से निकाला उसके कोऑर्डिनेट्स में से जिसको रिमूव किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, टोटल मास, वहां से एक्स कोऑर्डिनेट है तो एक्स की वैल्यूज लेनी है, वाई है तो वाई लेनी है, उसके कोऑर्डिनेट लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बना सकते हैं। दैट विल डिपेंड अपॉन द सिमेट्री है कि नहीं है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग ही है, और इसमें 4 पार्टिकल दिए हैं जिनके मास m2 m3 m4 m है, एंड दे आर एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, दे हैव एक्सेलरेशन इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना डायरेक्ट फॉर्मूला है, और एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइन भी ले लेना, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे आपको समझ आ जाएगी बात। देखो भाई, यहां पे जो पार्टिकल है ए पार्टिकल है, वो इधर को जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन इधर है, डायग्राम में ध्यान से देखना, दिस इज एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन के साथ इधर जा रहा है, और मास इसका है m, ये जो मास है इसका वो m है। और यहाँ पे जो पार्टिकल है b पे, उसका मास है b पे 2m, और उसका जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है बच्चों, वो इसका जो मास है वो 2m है, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इसकी ऊपर को है, तो ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, और ये देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, इसका जे कैप वेक्टर होगा, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। और जो सी पार्टिकल है जिसका मास आपका 3m दे रखा है, ये जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सेम है, डायरेक्शन अलग है। और जो डी पार्टिकल है वो यहाँ पे है, उसका 4m मास है, और ये डी पार्टिकल है, और ये बिल्कुल नीचे जा रहा है, माइनस वाई एक्सिस पे जा रहा है, ए एक्सेलरेशन के साथ, तो ये माइनस वाई पे जा रहा है। तो दीज आर 4 पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन, मास, एक्सेलरेशन, एवरीथिंग इज गिवन, तो जस्ट यूज द फॉर्मूला। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर प्लस m4 a4 वेक्टर, 4 ही है, और डिवाइड में टोटल मास यानी m1 प्लस m2 प्लस m3। सिंपल, पहला मास है m, उसकी डायरेक्शन लिखनी है a, जब उसका एक्सेलरेशन लिखोगे a, वो डायरेक्शन के साथ लिखना है, माइनस में जाएगा, तो a जो आएगा वो माइनस के साथ आएगा और i कैप आएगा।
समझ गए होंगे आप। प्लस M2 है आपका 2m और वो प्लस J कैप पे जा रहा है तो A J कैप आएगा, और M3 प्लस I कैप पे जा रहा है 3m इंटू I कैप पे आएगा। और फोर्थ जो 4m है वो डाउन जा रहा है नेगेटिव में, यानी 4m है वो A ही है लेकिन माइनस J कैप आएगा, यानी माइनस A J कैप आएगा। और टोटल मास कितना हो जाएगा M3 6 10 यानी 10m आएगा। तो भाई मास कॉमन आके तो हो गया कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो यहां पे क्या बच रहा है बच्चों माइनस I A कैप, और ये 3 है तो 2 बचेगा। देखो 2A I कैप पॉजिटिव में आ जाएगा, ये J है और ये माइनस में है तो माइनस का 2A J कैप बचेगा और डिवाइड में 10 आएगा, और यहाँ से 2A बाहर ले लो, अंदर बचेगा I माइनस J और बच्चों नीचे बचेगा 10, इससे कैंसिल, तो ये बचेगा A/5 I माइनस J एंड दिस इज। अगर एक्सेलरेशन जो पूछा है वो वेक्टर में ही ऑप्शन है तो ये वेक्टर में ही है, अगर मैग्नीट्यूड है तो उसका बाद में मैग्नीट्यूड आप ले सकते हो, आपको दिख रहा है √2A/5 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, वेक्टर में ही पूछा है तो A/5 I कैप माइनस J कैप, सिंपल है ये, इसमें नहीं है ज्यादा, फिर भी मैंने लिया है जिससे कंसेप्ट आपका रिवीजन हो जाए, अदरवाइज आप बच्चा इसको कर सकता है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज द अमेजिंग प्रॉब्लम नो डाउट, क्योंकि कोऑर्डिनेट निकालना बच्चे को आना चाहिए, उसमें बच्चों को तकलीफ होती है, तो जब एक दो क्वेश्चन और करोगे तो आपको बहुत स्ट्रांगली ये चीज आ जाएंगी। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे फंसते रहते हैं, लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाएंगे तो अमेजिंगली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सेंटर ऑफ मास ऑफ ए एसिमेट्रिक यूनिफॉर्म बार ऑफ नेग्लिजिबल रेडियस वगैरह उसकी नेग्लिजिबल है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन अगर हम मान लें उसका नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक बार दे रखी है और एसिमेट्रिकल है, किस तरीके से है डायग्राम दे रखा है, लेट्स सी। ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम माना जाएगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अगर बच्चों की सही नहीं है तो फिर वो इसको नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज एक्स एक्सिस, तो एक बार उसने ऐसे दी है कि वो यहां से स्टार्ट हुई है, दिस इज द बार, ठीक है, ये है ना, ये है, देखो इस तरीके से गई है, फिर वो यहां से नीचे आई है, इस तरीके से नीचे आई है, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस बन गया, और फिर वो यहां से यहां तक आई है, ये है आपका, ये स्ट्रक्चर है एक पूरा पूरा, इसका अपना खुद का सेंटर भी होगा, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर दे रखा है, और ये ओरिजिन दे रखा है, यहां से मेजरमेंट करना है सेंटर ऑफ मास की। जब लोकेशन निकालेंगे, क्योंकि इसका कुछ पार्ट एक्स एक्सिस पे है कुछ वाई पे है, तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखना। तो ये जो बार है ना, इसके बारे में दिया है कि ये 2 मीटर लेंथ की है पूरी, नो 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 2 मीटर लेंथ की नहीं है, हाँ मास 2m दिया है, यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन है, अगर मैं इसको पार्ट वाइज डिवाइड करूं, देखो A से लेके B से लेके C से लेके यहां तक D, तो A से B तक का जो मास है ना वो 2m है, और इसका सेंटर कहीं इसके मिड पॉइंट पे होगा, तो इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ इसकी L है, आपको दे रखा होगा। देखो अगर मैं C तक की लेंथ देखूं, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 2l है, ठीक है, दे रखा है उसने, और ये 2l है यहाँ पे, और ये 3l है, तो ये जो लेंथ होगी वो l होगी, क्योंकि यहां तक उसने 3l लिखा है और यहाँ 2l लिखा है, ठीक है। और क्या लिखा है, यहां पे भी लिखा है उसने l, तो मतलब ये मिड पॉइंट है इसका, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक l है, ये टोटल 2l है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, एक पार्ट ये हो गया, तो AB रोड का मिड पॉइंट ये होगा, तो इसका मिड पॉइंट अगर ये है तो इसको O1 मान लेते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट x पे कितना है, y पे कितना है, ये लेंथ भी l दे रखी है, देख लो यहां से यहां तक की लेंथ l है, तो x पे कितनी दूर है, यहां से यहां तक, ये यहां से 2l है तो l ही है ना भाई, तो यहां पे x पे ये l है और ऊपर भी l है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से लेके यहां तक ये जो रॉड है, इसका जो सेंटर है वो इससे कितनी दूर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो ये वाले जो लोकेशन है x पे कितनी दूर है, इस पूरी की आप, यानी l x पे, y पे कितनी दूर है, ये डिस्टेंस देखो यहां तक l, तो ये x का कोऑर्डिनेट मिल गया x1 और ये y का मिल गया पहली रॉड के लिए। फिर b और c का मिड पॉइंट कहीं यहां पे है, तो ये वाला मिड पॉइंट जो O2 है ये x पे कितनी दूर है, यानी यहां से यहां तक पूरा x पे है, यानी यहां से यहां तक 2l है, तो x का कोऑर्डिनेट 2l आ गया, यानी x2 बोलेंगे, और y पे कितने ऊपर है, ऊपर, यानी l का हाफ, तो ये l/2 आएगा, यानी इसको y2 बोलेंगे। बस यही करना है, मास तो ऑलरेडी उसने दे रखा है, इस पूरी का मास 2m दिया है और इसका मास पूरा m दिया है, और नीचे वाले का मास भी आपको m दिया है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इस वाली का C से D तक वो यहां होगा, तो x पे कितनी दूर है, देखो यहां से यहां तक, 0 से यानी ओरिजिन से लेना ये, तो यहां से यहां तक 2l है और इसकी पूरी l है, तो उसका हाफ होगा ये l/2, तो l/2 प्लस 2l,
यानी ये डिस्टेंस होगी L/2 और 2L, तो दैट इज 5L/2। तो इसका जो सेंटर आएगा ये O3 वो आएगा 5L/2 पे कोमा, और चूंकि ये x एक्सिस पे है रोड और इसका सेंटर ये x पे है तो y तो 0 हो गया यहाँ पे, यानी x3 तो है लेकिन y यहाँ पे 0 हो गया। सो बस कोऑर्डिनेट भी आ गए, मास भी पता चल गए, x और y दोनों कोऑर्डिनेट है तो दोनों पोजीशन निकाल लेंगे सेंटर ऑफ मास पे, यही आना चाहिए तुम्हारे को। तो बस क्या करोगे आप लोग, x कॉम जब निकालोगे तो 3 है, 1 2 3, तो आप लिखेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, और तीनों का मास यानी टोटल मास। तो m1 कितना है 2m, उसका x कोऑर्डिनेट कितना है l, दूसरा m2 कितना है m, x कोऑर्डिनेट कितना है 12, m3 कितना है भाई m, उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 5L/2, टोटल मास 2m प्लस m3 4m आ जाएगा। सॉल्व करो तो देखो m तो कॉमन आके कैंसिल हो ही जाएगा, ये 12 है, ये 12 है, 4L है और ये 5L/2 है, तो 8 13L/2 बचेगा जब सॉल्व कर लोगे आप इस पूरे को, और ये 4 आ जाएगा, तो देख लो 13L/8 आ रहा है। यानी x कोऑर्डिनेट जो आ रहा है आपका पास बच्चों वो आ रहा है 13/8L, और x कोऑर्डिनेट का मतलब x एक्सिस पे यानी i कैप, x कोऑर्डिनेट आया ये, ध्यान देना। और क्या x कोऑर्डिनेट किसी ऑप्शन में है 13/8L x कैप में? यस, एक ही ऑप्शन है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसी को टिक कर सकते हो। अगर सॉल्व करना है तो बस यहां पे जब आप y कॉम निकालोगे बच्चों तो आप लिखेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, फिर y वाली वैल्यू पुट कर देना, टोटल मास तो 4m ही रहेगा। y1 की वैल्यू कितनी है L है, y2 की वैल्यू कितनी है L/2, y3 की वैल्यू कितनी है 0, पुट करो अपने आप आंसर आएगा, और वो जो भी आंसर आएगा जो कि आ रहा है 5/8L वो आएगा आपका J कैप यानी Y कैप। तो X का ये रहा, Y का ये रहा, तो नेट कितना है ऐड कर दो ना, नेट पोजीशन क्या होगी सेंटर ऑफ मास की, वो होगी 13/L जैसे उसने दिया X कैप, और 5L/ कितना है भाई 8, तो उसने दिया इसको y कैप, बस ये होगी। इस तरीके से लिख लेते हैं, दोनों को ऐड कर दो, वेक्टर में तो दोनों को ऐड कर सकते हो आप डायरेक्टली। सो दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर कॉन्सेप्ट, दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच ऑल दीज कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, धरती के चांद सितारों, सो मैं मान के चल रहा हूँ यार आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आपको अप्लाई करना आ रहा होगा, किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ये सारी प्रॉब्लम आपको कॉन्फिडेंस देंगी, अप्रोच कॉन्फिडेंस लेने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने आप फिर से शीट को डाउनलोड करके रख लेना है, दोबारा से सॉल्व करना है, डाउट होगा तो मेरे को बताना है, ठीक है भाई। चलते हैं, 2 more last question, लेकिन amazing problem guys of GE Advanced, that is the super amazing actually, right? Okay guys, so this is the question that is really super amazing problem, और इससे भी बेहतरीन कोलिजन का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, उसका एप्लीकेशन और स्ट्रॉन्ग आपका हो जाएगा। 3 ऑब्जेक्ट दे रखे जैसे कि आप बिल्कुल देख सकते हो वेरी वेरी क्लियरली, द A B C are kept in a straight line on a frictionless horizontal surface and these have mass m, 2m, m respectively. The object A move towards B. ये जो ऑब्जेक्ट ए है ये वाला, ये बी की तरफ मूव करता है और इसकी स्पीड दे रखी है इनिशियल, यानी ऑब्जेक्ट ए की जो इनिशियल स्पीड दे रखी है वो 9 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। एंड मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन, ये जब इससे टकराएगा तो इन दोनों के बीच में जो कोलिजन है वो इलास्टिक होगा, ये ध्यान देखते जाना, इलास्टिक कोलिजन है, ध्यान रखना। मतलब ये मोमेंटम कंजर्वेशन तो आप हर जगह यूज कर सकते हो ना, लेकिन दिस इज द इलास्टिक कोलिजन, राइट। फिर बोल रहे हैं okay, so elastic collision, then thereafter B makes completely inelastic collision with C. जैसे ये इसको टक्कर मारेगा तो ये भी आगे भागेगा, और जब ये इसको टक्कर मारेगा इन दोनों के बीच में, उसने बोला completely इनइलास्टिक कोलिजन है, कंप्लीटली बोल दिया उसने, यानी परफेक्टली बोल दिया उसने। तो इनइलास्टिक में दे विल स्टिक टुगेदर, वो स्टिक कर जाएंगे एंड दे विल मूव आफ्टर कोलिजन विद सेम वेलोसिटी। तो 2 तरीके के कोलिजन यहाँ पे साइमल्टेनियसली यूज हो रहे हैं, एक इलास्टिक, एक कंप्लीटली इनइलास्टिक, समझ गए। तो आपसे पूछा गया है देन with C, then all motions occur on the same straight line, find the final speed of the object C. तो जब ये इसको टक्कर मारेगा तो ये इसको टक्कर मारेगा, तो बताओ इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। तो VC की जो फाइनल स्पीड होगी वो निकालनी है, क्योंकि जब ये इसको टक्कर मार देगा और इसके साथ चिपक जाएगा, क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो VC पूछे या VB पूछे, उनकी जो फाइनल स्पीड है तो सेम ही होगी, कॉमन ही होगी। तो पहले हम इनके बीच में लेंगे और मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि आपको इनके बीच में जब आप सॉल्व करेंगे, जब ये इससे टकराएगा ना
तो ये पार्टिकल 1 मान लिया आपने, सपोज करो ये पार्टिकल 2, तो पार्टिकल 2 की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी चाहिए, तो हमारे को v2 चाहिए आफ्टर कोलिजन, क्योंकि इनिशियली तो ये रेस्ट पे है, जब ये मूव कर रहा था ये रेस्ट पे था, तो इसकी u2 तो 0 है। बात समझ में आती है? तो हम क्या करेंगे बच्चों, याद करो, इलास्टिक कोलिजन के लिए आफ्टर द कोलिजन अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाए तो सेकंड पार्टिकल के तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, v2 इज इक्वल टू, चूंकि इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है तो इसी का मास यानी m2 माइनस m1 करना है ओवर m1 प्लस m2 करना है, और इनिशियल वाले की वेलोसिटी लेनी है जो मूव कर रहा है। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है इन सारी चीजों पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसकी नो दिस इज u2 है ना, जिसकी सेकेंड पार्टिकल की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी निकाल रहे हो तो उसी की इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है उसका मोमेंटम, यानी m1 u1 बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, अगर आपने पढ़ा है चैप्टर तो आपको याद होने चाहिए। अगर सर आफ्टर कोलिजन पहली बॉडी की वेलोसिटी निकालो तो m1 माइनस m2 कर देना, और यहाँ पे u1 कर देना, और यहाँ m2 u2 कर देना, सिंपल। तो हम v2 निकाल रहे हैं, यानी b वाले की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी, तो m2 कितना है 2m है, m1 कितना है m है, तो ये हो जाएगा 3m, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है तो पूरा ही 0 हो गया, तो प्लस 2 इंटू क्या करेंगे सर, m1 कितना है m, और u1 कितनी है उसकी 9, और टोटल मास कितना होगा दोनों का 3m, तो m से m कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो आप देख सकते हो v2 आ रही है यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ऑफ b ब्लॉक। ये बी ब्लॉक की आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है, आफ्टर कोलिजन, क्योंकि उसी के साथ वो आगे बढ़ेगा, यानी आफ्टर कोलिजन जो उसकी वेलोसिटी है जब ये इससे टकराएगा वो इसके लिए इनिशियल का काम कर जाएगी। अब हमने कोलिजन इन दोनों के बीच में अप्लाई करना है, तो जब हम इन दोनों के लिए अप्लाई करेंगे कोलिजन, तो भाई आपको पता है ये परफेक्टली इन इलास्टिक का केस है, तो हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन आप यूज करेंगे, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन से ही आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इनिशियली ये तो मूव कर रहा है, इसकी स्पीड कितनी है 6, लेकिन ये रेस्ट पे है, तो जब हम इनिशियल लिखेंगे ना तो हम इसका लिखेंगे एम बी और उसकी वेलोसिटी वी बी, ठीक है, प्लस इसका इनिशियल क्या लिखेंगे एम सी, उसकी वेलोसिटी वी सी इज इक्वल टू, दोनों परफेक्टली इलास्टिक, जब ये इससे कोलाइड करेगा दोनों एक साथ मूव करेंगे तो दोनों का मास ले लो 2m प्लस m, और उनकी कॉमन वेलोसिटी जो कि c की वेलोसिटी होगी या b की लिख सकते हो आप, ठीक है, सिंपल। तो इसका मास कितना है 2m, और इसकी स्पीड कितनी आई थी अभी 6, प्लस इसका मास कितना है m, और ये तो इनिशियली रेस्ट पे है, जब ये भाग रहा होगा तो उस समय रेस्ट पे ही तो है, तो दैट इज 0, और ये हो जाएगा 3m और इंटू वीसी। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आ गया 2m इंटू 6, और इधर आ गया 3m इंटू वीसी, m से m कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, तो वीसी आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, जब ये से टकराएगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी 4 मीटर पर सेकंड, या वी कैन से बोथ विल आफ्टर कोलिजन मूव विद सेम वेलोसिटी, क्योंकि वो स्टिक कर जाएंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक है, एंड दिस इज द कांसेप्ट टू हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो आईआईटी का वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम, 2 कॉन्सेप्ट उसने यूज करा लिया, लेकिन बेसिक अगर आपको आता है अप्लाई करना यहां से सीख लो यूकेन फिजिक्स की सीरीज से, तो इस टाइप के हर क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। दिस इज द सीरीज जो आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने सिखाएगी, आपको अप्रोच करने सिखाएगी, और आपका माइंडसेट ही बदल जाएगा, सोचने का तरीका और क्वेश्चन को अप्लाई करने का तरीका वो आप सीख लोगे। तो मैं हमेशा बोलता हूं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ गए तो डर खत्म हो जाएगा, और फिजिक्स में कमांड करने का तरीका न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखना है। लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस आपको करनी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने सीखने हैं। थ्योरी कंसेप्ट कितने भी आएंगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लेकिन उसको अप्लाई करके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे कभी परफेक्शन नहीं आएगा, कभी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होंगे। इसलिए इस सीरीज के थ्रू बहुत ऑसम प्रैक्टिस करनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रियली वेरी वेरी ऑसम प्रॉब्लम, और ये भी आपको पता होना चाहिए, और एज इट इज ये क्वेश्चन आता है, डिक्टो आता है एग्जाम में, और इस काइंड ऑफ प्रॉब्लम भी अगर आएगी तो आप कर लेंगे, अगर आपको इतना अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको सेंस पता होगा कि मैंने इसको डील कैसे करना है, मैंने इसको सॉल्व कैसे करना है। सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज ए डायमीटर ऑफ 56 सेंटीमीटर। बच्चों एक सर्कुलर प्लेट आपको दे रखी है, ये एक पूरी सर्कुलर प्लेट आपको यहाँ पे दे रखी है, ये पूरी की पूरी, दिस इज अ सर्कुलर प्लेट, ठीक है, ये पूरी है, और इसका जो डायमीटर है वो दे रखा है। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, तो इसका पूरा का पूरा डाया ये आपको दे रखा है उसने, कितना है भाई इसका डाया, दिस इज 56 सेंटीमीटर,
समझ गए आप? दिस इज 56 सेंटीमीटर. A circular portion of diameter 42 सेंटीमीटर is removed from one edge of the plate as shown in figure. मतलब अगर मैं आपको बताऊं, इस पूरी बड़े वाली प्लेट का अगर सेंटर यहां पे होगा ना, यहां पे ध्यान से समझना, अगर ये बड़े वाली प्लेट का सेंटर है ना O, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी यहां तक, ये कितनी होगी? ये इसकी हाफ होगी ना ऑब्वियसली, यानी ये 28 सेंटीमीटर होगी यहां से यहां तक. इसका सेंटर की जो रेडियस है, ये इस तरीके से इसकी रेडियस है, इस सर्कुलर बड़ी वाले की ये रेडियस है, ये इसका डायमीटर है. ठीक है सर. लेकिन वो बोल रहा है कि इसके अंदर से एक सर्कुलर पोर्शन को कट किया गया है और उसको बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन उसका जो डायमीटर है वो 42 सेंटीमीटर है. अगर उसका डाया 42 है तो उसकी रेडियस 21 होगी, मतलब इससे कम. भाई मतलब इससे कम ही होगी ना. मतलब अगर मैं यहां ध्यान से देखूं, अगर रेडियस इससे कम होगी तो कहीं यहां तक पहुंचेगा. ठीक है, तो यहां तक अगर पहुंचेगा, यही आपने समझना है और यही यहां पे कॉन्सेप्ट है गाइस. और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उसका सेंटर यहां तक पहुंच रहा है तो इस तरीके से उसको कट किया गया होगा. इस तरीके से देख लो, इस तरीके से. मतलब ये जो कट किया है, इसका सारा मास कट करके बाहर चला जाएगा, ये वाला मास, और केवल आपके पास इतना पोर्शन बच गया है. ये पोर्शन बच गया है. आप समझ रहे हो? तो जो ओरिजिनल वाले का सेंटर है वो तो यही है, लेकिन जो ये वाला है, ये इसका डायमीटर यहां से लेके यहां तक 42 है, तो ये इसका सेंटर है O डैश, तो ये कितना होगा? ये 21 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहां से यहां तक 28 है. तो दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस अगर मैं निकालूं, ये कितनी होगी? इतनी सी. तो 28 माइनस 21, तो ये 7 सेंटीमीटर होगी. ये छोटे वाला जो सेंटर है जिसको कट किया, इसको, ये रिमूव्ड वाला है, ये रिमूव्ड वाला सर्कुलर पोर्शन है, और ये जो बचा है रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग है. बाकी इसको यहां से कट करके बाहर निकाल दिया. तो ऑब्वियसली जब आप किसी चीज से मास कट करके बाहर निकालोगे तो उसका जो सेंटर था O पे पहले, वो शिफ्ट हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा. तो सेंटर ऑफ मास हमेशा ज्यादा मास की तरफ शिफ्ट होता है. समझ गए होंगे? यस. तो वो पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन. ये जो पोर्शन है, जो शेडेड मैंने किया है यहाँ पे, ये इसका सेंटर ऑफ मास की अब आपको पोजीशन निकालनी है. बच्चों ऐसा क्वेश्चन करने के लिए ना, पहले देख लो सिमेट्री. दोनों सेंटर एक ही एक्स एक्सिस पे है. अगर दोनों सेंटर एक ही एक्स एक्सिस पे है, तो अगर इसके अबाउट इसको मैं कट करूं, जैसा पोर्शन इस पूरे स्ट्रक्चर का ऊपर है वैसे ही नीचे, यानी सिमिलर है, इसको बोलते हैं सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस. तो इसका जो सेंटर ऑफ मास बच्चों होगा वो एक्स एक्सिस पे ही होगा. और सेंटर ऑफ मास, चूंकि किसी भी डिस्क का, किसी भी रिंग, डिस्क ही है ये या प्लेट है, जो भी है, इनमें मास नहीं दे रखा है. यूनिफॉर्म डेंसिटी है, थिकनेस है इनकी, मास नहीं दे रखा, तो यहाँ एरिया मेथड यूज करेंगे, क्योंकि डिस्क मान के चलेंगे और ये 2D प्लेट है, एक तरीके से 2D स्ट्रक्चर है, तो एरिया मेथड यूज करते हैं ऐसे केस में. तो एक्स कॉम को लिखेंगे A1 x1 माइनस A2 x2 और डिवाइड में A1 माइनस A2, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट. दिस इज द कॉन्सेप्ट. और सबसे पहले क्या देखना है कि सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट क्या ये सिमेट्रिकली कट हो रहा है, क्या यहाँ सिमेट्री है. अगर मैं इसको कट कर दूं, जैसा पोर्शन ऊपर है वैसा ही बिल्कुल नीचे होना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो उसी एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास होगा, वही निकालना है. तो जो बड़ी वाली प्लेट है उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया निकाल लो. बड़ी वाली प्लेट का रेडियस कितना, ये रहा, तो उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 28 का स्क्वायर. और जो छोटी वाली है प्लेट, उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. उसकी रेडियस कितनी है? 21 का स्क्वायर. यही तो करना है. और भाई उसने ये भी नहीं बताया कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहां से निकालें. तो हमेशा ओरिजिनल बॉडी के सेंटर को ओरिजिन मान लो, यानी ओरिजिनल बॉडी का सेंटर अगर ये है तो इसको 0,0 मान लो. ठीक है, तो यहां से इसका, जिसको कट करके बाहर निकाल दिया, उसका सेंटर कितनी दूर है? यहां से एक्स एक्सिस पे कितनी दूर है? 7 सेंटीमीटर. तो 7,0 ही होगा, क्योंकि एक्स पे है तो वाई तो 0 ही होगा. तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया? x1, और इसका x2 कितना आ गया? x2, दैट इज 7. बस यहां पुट करो. A1 आ रहा है पाई 28 का स्क्वायर इंटू x1 है 0, A2 आ रहा है पाई 21 का स्क्वायर, x2 है आपका 7, और डिवाइड में पाई 28 का स्क्वायर माइनस पाई 21 का स्क्वायर. बच्चों ये पूरा पोर्शन देखो 0 हो गया, तो माइनस पाई 21 इंटू 21 लिख लो. उसको स्क्वायर करके मत लिखना, क्योंकि सॉल्व करना आसान होगा. ठीक है, यहां से देखो पाई स्क्वायर आप कॉमन ले लो, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हो. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो आप 28 प्लस 21 लिख सकते हो, और 28 माइनस 21 लिख सकते हो. देन यू कैन सॉल्व दिस.
देन यू कैन सॉल्व दिस। तो जब इसको सॉल्व करोगे पाई तो कैंसिल हो गया, तो -21 इंटू 21 आएगा इंटू 7 आएगा, और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना हो जाएगा। अगर आप देखो इसमें 7 कॉमन ले लूँ मैं इसमें से, क्योंकि ये 7 से ये भी कैंसिल हो रहा है ये भी, तो 7 कॉमन लूंगा तो 4 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। देख लो इंटू 28 माइनस 21, तो ये भी 7 ही बच रहा है यार, तो 7 से एक 7 हो गया कैंसिल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x कॉम आपका बच्चों आ रहा है -21 इंटू 21 केवल, और नीचे आ गया 7 और 4 प्लस 3 भी 7 ही है, तो ये भी 3 और ये भी 3, 3, 3, 9, तो x कॉम कितना आ गया बच्चों, दैट इज -9 सेंटीमीटर। यानी जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होगी वो कहां पे होगी, -9 सेंटीमीटर पे होगी। दिस इज द पोजीशन विच इज -9। माइनस का मतलब अगर हमने इसका ओरिजिनल सेंटर यहां माना है तो इसके इधर -9 तक शिफ्ट करेगा, कहीं इसके लेफ्ट में चला जाएगा, क्योंकि माइनस आ रहा है इधर आएगा। बट सॉल्व कैसे करना है, ये रहा बेहतरीन प्रॉब्लम, डिक्टो ही आता है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको आने चाहिए सॉल्व करने। आराम से देखना मैंने क्या क्या बोला, कैसे कैसे स्टार्ट किया, कैसे कैसे फिनिश किया, कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, सब कुछ आपके सामने है। एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर जेईई मेंस एडवांस प्रॉब्लम गाइज ऑफ फिजिक्स फॉर सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन फॉर योर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नए हो सब्सक्राइब करके रख देना भाई, डाउट हो तो पूछ लेना, कमेंट कर लेना, बहुत जरूरी है। ये सीरीज फाइनली आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑन यूट्यूब फॉर जेईई एडवांस प्रॉब्लम फॉर नीट, राइट। एंड दिस इज अमेजिंग, सारे क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा हमारा वो होगा रोटेशनल मोशन, जिससे डर लगता है बच्चों को। सारे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उसमें, जो आईआईटी में आ चुके हैं, मेंस में आ चुके हैं। जस्ट इमेजिन कि जो लास्ट ईयर 2025 में क्वेश्चन आया था वो ऑलरेडी उस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका था, बस बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं, दैट्स व्हाई उस टाइप के क्वेश्चन टाइम ज्यादा लेते हैं। और वो आईआईटी में ऑलरेडी पहले भी उस टाइप के क्वेश्चन आ चुके थे, इवन नीट में भी आ चुका था उस टाइप के क्वेश्चन। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम सॉल्व कैसे करें, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करके जाओगे, इस लेवल के जेईई एडवांस के क्वेश्चन करोगे, उससे बढ़िया, उससे बढ़ के तो कुछ होगा ही नहीं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा आपके साथ रहेगा, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड होप सो आपको इससे बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन की होगी। डीपीपी डाउनलोड करके रख लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, डाउट आ गया तो पूछ लेना। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। न्यूमेरिकल पे जितना फोकस करेंगे उससे सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है, वो वाली टेक्निक जब तक सीखेंगे, जब तक आप नहीं सीखेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इस सीरीज के थ्रू आप सीख सकते हो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।